हेलो फ्रेंड्स, आपका JMR एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पीजी सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ, परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले परिकल्पना का अर्थ समझते हैं। जैसे परिकल्पना परिकल्पना का मतलब या अर्थ क्या होता है? परि मतलब पहले, और कल्पना मतलब इमेजिन करना, कोई भी चीज़ इमेजिन कर लेना, कुछ भी पहले ही सोच लेना। परि मतलब पहले, कल्पना मतलब इमेजिन करना, कोई भी घटना के घटित होने से पहले उस घटना के बारे में सोच लेना। ठीक है, उसी को परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना ना एक कथन होता है। ठीक, कथन होता है, ये अनुमानित और संभावित दोनों होता है। इसमें अनुमान और संभावना दोनों हो सकती है, क्योंकि आप परिकल्पना में कोई कथन ही देते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को पहले सोच ले रहे हैं, किसी भी घटना के घटित होने से पहले। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे आज बरसात होगी, तो फिर मौसम को देखते हुए अगर हम बोल रहे हैं कि आज बरसात होगी, तो हो सकता है कि आज बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए इसे हम लोग भविष्यवाणी ही कर देते हैं। हो सकता है कि आज बरसात हो भी जाए और नहीं भी हो। नहीं होता है तो फिर ये कथन क्या हो जाता है, मेरा गलत साबित हो जाता है। जो हमने बोला, स्टेटमेंट जो मैंने दिया, वो स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया ना, कि आज वर्षा नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आज वर्षा हो जाती है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, परिकल्पना का अर्थ बताएं। परिकल्पना का अर्थ बताएं। परिकल्पना का अर्थ वह अनुमानित या संभावित कथन है। परिकल्पना का अर्थ क्या होता है? अनुमानित या संभावित कथन, जिसका निर्माण शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है वो वास्तविक शोध से, मतलब जो शोध करता है, वास्तविक शोध मतलब जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले ही करता है। मतलब जो वास्तविक शोध रहता है, जो रिजल्ट रहता है, जो मतलब जहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है, उससे पहले ही वो क्या कर लेता है, किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में निर्माण कर देता है उसका, कि ये कार्य ऐसे ऐसे घटित होगी। अगर उस तरीके से घटित होती है तो वो पूरे, मतलब उसे हम परिकल्पना बोल देंगे। ठीक है, इस अनुमानित कथन में शोध के परिणामों के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। मतलब जो ये अनुमानित कथन होता है, जिस कथन के बारे में हम बोलते हैं, जैसे आज वर्षा होगी, तो ये एक अनुमानित कथन है, हो सकता है नहीं भी हो, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी ही कर रहे हैं, है ना। वास्तविक शोध के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर यह भविष्यवाणी सही भी हो सकती है और गलत भी। मतलब जो भी हम वास्तविक शोध है, वास्तविक शोध के बाद जैसे आज वर्षा हो गई, तो ये क्या हो गया, वास्तविक शोध की, हाँ जैसे हमने सोचा था वैसे ही आज वर्षा भी हो गई, जैसे हमने सोचा वैसे वर्षा भी हो गई। अगर वही वर्षा नहीं होती है, हम भविष्यवाणी किए हुए कि वर्षा होगी, और अगर वर्षा नहीं होती है तो ये क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अगर वर्षा होती है तो ये क्या हो रहा है, सही साबित हो रहा है, ये सही, इसको सही बोला जाता है। वही क्या लिखा है, वास्तविक शोध के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर यह भविष्यवाणी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक, भिन्न विद्वानों ने परिकल्पना के अलग अलग परिकल्पना के बारे में अलग अलग परिभाषा इन्होंने दी है। देखिए कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। करलिंगर के अनुसार करलिंगर ने क्या कहा है, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का अनुमानात्मक कथन है। मतलब चर मतलब क्या होता है, चर मतलब होता है, जैसे एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, तो उसको दो छोर से या दो से अधिक तरीके से उसे जोड़ा जा रहा हो। जैसे बोल सकते हैं 1857 का विद्रोह जो था वो एक सैनिक क्रांति थी, या 1857 का विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम था। अगर ये सिद्ध होता है कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये क्या हो गया, ये मतलब सही है। लेकिन अगर अगर ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये एक सैनिक विद्रोह था, तो ये भी सही है। ठीक है,
मैकगुगन ने कहा है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। मैकगुगन ने क्या कहा है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों मतलब दो या फिर दो से अधिक भी चर रहते हैं जिसके बीच संभावित संबंध मतलब उसके बीच संबंध संभावित है यानी उसका एक परीक्षणीय मतलब उसका एक टेस्टिंग कथन है। मतलब उसका टेस्ट किया जाता है मतलब टेस्ट होता है उस स्टेटमेंट का कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। जैसे हम बोले ना 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह है या ये स्वतंत्रता संग्राम है, इस चीज़ का टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग होगी। अगर ये सिद्ध होता है कि ये एक सैनिक विद्रोह है तो भी सही, और ये अगर स्वतंत्रता संग्राम है तो भी सही। ठीक है। रेबर रेबर तथा रेबर के अनुसार परिकल्पना वह कथन है वह कथन प्रस्ताव या अभिधारणा है जो कुछ तथ्यों की अंतरिम व्याख्या का काम करती है। परिकल्पना क्या है? ये एक ऐसा कथन प्रस्ताव या अभिधारणा है जो कुछ तथ्यों या अंतरिम व्याख्या का काम करती है, जो अंतरिम व्याख्या होती है उसका काम करती है। ठीक है। इस तरह परिकल्पना के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट हम कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो परिकल्पना एक अनुमानित प्रस्ताव, अभिधारणा या कथन है जिसका निर्माण वास्तविक अध्ययन के पहले किया जाता है। ठीक है, कि परिकल्पना क्या है? एक अनुमानित प्रस्ताव है और अनुमानित प्रस्ताव अभिधारणा या कथन है। ठीक, जिसका निर्माण वास्तविक अध्ययन, जो वास्तविक अध्ययन रहता है, जो रिजल्ट रहता है, उसे पहले ही किया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, यह एक ऐसा कथन या प्रस्ताव है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख किया जाता है। सही है, ये एक ऐसा कथन होता है या प्रस्ताव होता है ना जिसमें दो या दो से अधिक चर होते हैं और उनके बीच के संबंधों का उल्लेख ही किया जाता है। हम क्या उल्लेख ही ना करते हैं किसी भी संबंध के बारे में? 1857 के विद्रोह के तो उसका तो हम लोग उल्लेख ही कर रहे हैं कि हाँ वो विद्रोह क्या सच में सैनिक विद्रोह है या स्वतंत्रता संग्राम है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अगर हम वैसा क्वेश्चंस करते तो उसी नज़रिए से उस तक पहुंचने की भी कोशिश हम करते हैं। अगर उसमें अगर हम लोगों को कोई और रिजल्ट मिल जाता है तो बस गलत साबित हो जाता है। बोगार्ड्स के अनुसार परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। परिकल्पना बोगार्ड्स के अनुसार परिकल्पना क्या है? परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। सही है, परीक्षण के लिए ही, उसका रिजल्ट के लिए या उसका टेस्ट के लिए ही प्रस्तुत की गई एक मान्यता ही होता है परिकल्पना। गुड्डे और स्केटर्स के अनुसार परिकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। मतलब गुड्डे और स्केटर्स के अनुसार परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। हाँ, अगर हम सोचें हैं कुछ कि ये कार्य ऐसे घटित हो रही है तो उसके लिए हमें परीक्षण भी करना पड़ेगा, परीक्षण करेंगे तभी ना रिजल्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, परिकल्पित कथन या प्रस्ताव का आधार दैनिक जीवन का निरीक्षण या पूर्व का अध्ययन होता है। परिकल्पित कथन का प्रस्ताव का आधार क्या होता है? दैनिक जीवन का निरीक्षण, जो दैनिक जीवन हमारी चल रही है उसका निरीक्षण या पूर्व का अध्ययन। चौथा पॉइंट है, परिकल्पित कथन की जांच अनुभाविक अध्ययन एम्पिरिकल स्टडी के आधार पर की जाती है। यह अंतरिम या अस्थायी कथन है जो परीक्षण के बाद अस्थायी बनता है। ठीक है, अंतरिम मतलब होता है मध्यवर्ती कार्य। ठीक है, परिकल्पना परीक्षण के बाद स्वीकृत एक्सेप्ट या अस्वीकृत रिजेक्ट होती है। ठीक, परिकल्पित कथन जब सही प्रमाणित होता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अगर परिकल्पित जो हमने कल्पना की है वो कल्पना अगर हमारी सही साबित हो रही है तो उसे क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। और जब गलत प्रमाणित होता है तो उसे अस्वीकार कर लिया जाता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण स्वरूप थकान के कारण उत्पाद में कमी होती है। जैसे कोई आदमी थक गया तो उसके कारण उसके उत्पाद में कमी हो रही है। ठीक, अब वास्तविक परीक्षण होता है तो वास्तविक परीक्षण करने के बाद यदि थकान के कारण उत्पाद
यदि थकान के कारण उत्पाद घटता है तो इस परिकल्पना को स्वीकृत माना जाता है, मतलब इसे एक्सेप्ट किया जाता है। यदि उत्पाद नहीं घटता है तो इसे इस परिकल्पना को अस्वीकृत या रिजेक्ट कर दिया जाता है कि थकान के कारण उसके उत्पाद में कमी नहीं आई। ठीक है। उपकल्पना के प्रकार या वर्गीकरण। उपकल्पना मतलब भी नीचे लिखे हुए हैं। उपकल्पना, प्राकल्पना या परिकल्पना, तीनों शब्दों का अर्थ किसी भी घटना के घटित होने से पहले उस घटना के बारे में कल्पना कर लेना उपकल्पना, प्राकल्पना या परिकल्पना होता है। ठीक, मतलब उपकल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना ये तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने से पहले उसके बारे में सोच लेना या उसकी कल्पना कर लेना। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने परिकल्पनाओं का वर्गीकरण कई दृष्टिकोण से किया है। ये कुछ इस प्रकार है। पहला में हम लिखे हैं मैकगुगन का वर्गीकरण। इसका सार्वजनिक परिकल्पना, अस्तित्वपरक परिकल्पना, सीमित परिकल्पना। ये सार्वजनिक भी हो सकता है, इसका अस्तित्व परक भी हो सकता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, या फिर ये मतलब कोई सीमित टाइम के लिए हो सकता है। और वैसे भी परिकल्पना हम हमेशा सीमित समय के लिए ही होता है, क्योंकि उसके बाद उसे वास्तविक परिकल्पना तक पहुंचना रहता है, उस वास्तविक रिजल्ट देना रहता है उसे। इसीलिए रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बारे में सोचना ही परिकल्पना होता है कि नहीं, मेरा रिजल्ट ऐसा होने वाला है। जैसे हम बोल सकते कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, एक कथन दे सकते हैं हम कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो ये क्या हो गया, एक कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो ये एक लिमिट टाइम के लिए अगर वो पढ़ ले तो फिर उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है करलिंगर का वर्गीकरण। पहला है सरल परिकल्पना, अंतर परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, तात्विक परिकल्पना और सांख्यिक परिकल्पना। सरल परिकल्पना मतलब क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस, जिसे एकदम सरल तरीके से सोच लिया जाए वही सरल परिकल्पना है। अंतर परिकल्पना मतलब डिफरेंट सा हाइपोथेसिस, जो अलग तरीके से हो वो डिफरेंस में चला जाएगा। शून्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब जो शून्य समय के लिए हो, जीरो, जिसका मान यही जीरो, जिस मतलब जो सोचा जाए और तुरंत हो जाए, बस वो क्षण भर के लिए, वही क्या होता है, शून्य परिकल्पना। तात्विक क्या होता है, सबटेंटियल हाइपोथेसिस होता है तात्विक, जो तात्विक रूप से हो। सांख्यिक परिकल्पना जो मतलब नंबरों के तरीके से हो, वैसे होता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तीसरा क्या है, अन्य वर्गीकरण। पहले में जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जिसके बारे में सोचना जटिल हो जाता है। और दूसरा वैकल्पिक परिकल्पना, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ठीक, ये ना वैकल्पिक परिकल्पना जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक, हो सकता है कि उसका आंसर सही आ रहा हो, क्योंकि ये जो वैकल्पिक परिकल्पना होती है ना, वो शून्य परिकल्पना की सहायता से ही वैकल्पिक परिकल्पना तक इसे पहुंचाया जाता है। ठीक, जब तक शून्य परिकल्पना नहीं आएगा ना, तब तक परिकल्पना ही नहीं आता है। इसके बारे में आगे लिखे हुए हैं, हम आगे देखते हैं। पॉजिटिव भी इसका आता है रिजल्ट और नेगेटिव भी। ठीक, मतलब जो आप सोचे हो, जो कल्पना किए हो सकता है वो कल्पना गलत साबित हो जाए या सही साबित हो जाए, इसीलिए ये मतलब वैकल्पिक होती है। व्यवहारिक रूप से वर्गीकरण। एक होता है दिशापरक परिकल्पना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एक होता है अदिशापरक परिकल्पना, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जो दिशापरक परिकल्पना है ना, उसे एकभुज परिकल्पना कहा जाता है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस। ये वैकल्पिक परिकल्पना होता है। ठीक, और यही जो दूसरा है अदिशापरक परिकल्पना, ये द्विपुज परिकल्पना होता है, ये शून्य परिकल्पना होता है। ठीक, टू टेल्ड हाइपोथेसिस।
सामाजिक अनुसंधान में मतलब जो सामाजिक खोज है या उसमें शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना का विशेष महत्व है। सही है। हम सामाजिक अनुसंधान करें या किसी भी प्रकार का अनुसंधान करें, उससे पहले उस चीज़ के बारे में सोचना। शून्य मतलब होता है बस सोचना और वो ख़त्म हो जाता है वैकल्पिक के बाद। ठीक, सोचना और उसे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है, विशेष महत्व है। ठीक है। शून्य परिकल्पना क्या है? नल हाइपोथेसिस। नल जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है जीरो। ठीक, जिसका नल मतलब नल क्या है? जर्मन शब्द जिसका अर्थ क्या है? जीरो, शून्य। अतः शून्य परिकल्पना का अर्थ यह है कि दोनों मध्यमानों के बीच शून्य अंतर है, अर्थात अंतर असार्थक है। ठीक है। रेबर तथा रेबर के शब्दों में शून्य अंतर या शून्य संबंध की परिकल्पना का शून्य परिकल्पना कहते हैं। रेबर तथा रेबर के शब्दों में क्या है? शून्य अंतर या शून्य संबंध की परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहते हैं। मतलब शून्य अंतर भी हो, उसमें जीरो डिफरेंस हो और कोई उसमें संबंध भी ना हो, जीरो रिलेशन हो, और उसी को क्या बोल देंगे कि परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहते हैं, जिसका कोई किसी से संबंध ही ना हो। शून्य परिकल्पना का स्वरूप या विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहला, यह दो मध्यमानों या प्रतिदर्शों के बीच शून्य अंतर को बतलाती है। मतलब ये दो मध्यमानों या बीच का मतलब औसत का कार्य करती है, एवरेज का, जो प्रतिदर्श जो सैंपल तैयार करता है उसके अंतर को बतलाती है। ठीक है, जो सैंपल बना रहा है उसके शून्य अंतर मतलब उसका कोई अंतर ही ना हो, उसको बतलाती है। इसी तरह दो चरों या प्रतिदर्शों के बीच संबंध को बतलाती है। इसी प्रकार क्या है, दो चर है तो उसके बीच और उसका जो सैंपल हमने तैयार किया है पहले, उस चीज़ को ये बतलाती है। सैंपल ही शून्य परिकल्पना एक सैंपल ही है, मतलब वो सैंपल ही पहले तैयार करता है। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है यह अदिशा रहित होती है। इसका सच में मतलब इसका रिजल्ट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये अदिशा रहित ही है। यह द्विपुच्छी परीक्षण है, टू टेल्ड टेस्ट, अर्थात यह या तो गलत सिद्ध हो सकती है या सही। ठीक है, द्विपुच्छ मतलब समझ गए। द्विपुच्छ परीक्षण मतलब क्या होता है? टू टेल टेस्ट। ये गलत साबित हो सकता है और सही भी। शून्य परिकल्पना तो पहले ना सोचा जा रहा है, तो हो सकता है कि वो सही साबित हो जाए या गलत साबित हो जाए। ठीक, ये वैकल्पिक परिकल्पना से पहले ही शून्य परिकल्पना सोच लिया जाता है। शून्य परिकल्पना जो है वो क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद वैकल्पिक परिकल्पना आता है। ठीक, जब उसका वो सही या गलत साबित हो जाए तो वो एक वैकल्पिक परिकल्पना बन जाता है, सिद्धांत की तरह। ठीक, इसका निर्माण करना दूसरी परिकल्पनाओं की अपेक्षा सरल होता है। ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना की स्वीकृति के लिए शून्य परिकल्पना सहायक होती है। ठीक है, मतलब वैकल्पिक परिकल्पना को अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले शून्य परिकल्पना ही हम लोगों की सहायता करेगा कि पहले इसको सोचेंगे तभी ना उसे शून्य तक वैकल्पिक तक पहुंचाएंगे कि हाँ हमने नल हाइपोथेसिस ऐसे बनाया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तक पहुंच पाए। अब दूसरा देखते हैं वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक, वैकल्पिक परिकल्पना को प्रायोगिक परिकल्पना, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल किया जाता है, इसमें मतलब इसका कार्य करके और यहाँ तक पहुँचा जाता है। ठीक है, इस परिकल्पना में दो समूह या दो मध्यमानों में अंतर या संबंध का अनुमान लगाया जाता है। जैसे परिकल्पना बनाई जा सकती है कि दोनों मध्यमानों या समूहों के बीच सार्थक अंतर है, इसी तरह परिकल्पना की जा सकती है कि दोनों चरों में सार्थक संबंध है। अतः स्पष्ट है कि यह परिकल्पना शून्य परिकल्पना के ठीक विपरीत है, क्योंकि शून्य परिकल्पना में दो चरों या समूहों के बीच शून्य अंतर या संबंध की घोषणा की जाती है। ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना का स्वरूप,
यह दो चरों या मध्यमानों के बीच सार्थक संबंध या अंतर को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये दो चर या दो मध्यमानों मतलब एवरेज की जो भी बात है या दो मध्यमान के बीच का ही जो सार्थक संबंध है उसी को ये स्पष्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह दिशा परक होता है। हाँ, इसका दिशा रहता है, इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यह एक पुच्छी परीक्षण है। ये एक पुच्छी परीक्षण होता है, वन टेल्ड टेस्ट होता है। ठीक, शून्य परिकल्पना की सहायता से ही वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित होती है। ठीक है, पहले शून्य परिकल्पना बनता है, उसके बाद ही वैकल्पिक परिकल्पना बनता है। ठीक है, और वैकल्पिक परिकल्पना की स्थापिता में कौन सहायता देता है, शून्य परिकल्पना। ठीक है, थैंक यू गाइज।